हेलो तो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आपका हमारे चैनल A100 to Z एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो अपनी फिजिक्स की क्लास भौतिक विज्ञान की स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, पिछली वीडियो में गुरुत्वीय त्वरण पढ़ा दिया था, गुरुत्वीय बल पढ़ा दिया था और न्यूटन का गुरुत्वीय समीकरण भी पढ़ा दिया था। जो गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम था वो भी बता दिया था। ये भी बता चुके थे हम कि गुरुत्वाकर्षण होता क्या है, इसकी वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, चलिए आगे शुरुआत करते हैं। आगे देख लेते हैं आगे क्या क्या होता है। देखो, अब हम गुरुत्व जनित जो जी की वैल्यू थी, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण की जो वैल्यू थी, अब ये परिवर्तन कर रही थी। कैसे वेरिएशन करती है ये देख लेते हैं। और इसका स्टैंडर्ड मान कहाँ से, कौन से अक्षांश से लिया जाता है। देखो, 45 डिग्री अक्षांश तथा समुद्री तल पर प्रमाणिक मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग होता है। इसी को हम स्टैंडर्ड मान के सभी कैलकुलेशंस करते हैं, यानी कि सभी कैलकुलेशंस में कितना लेते हैं, 9.8। लेकिन ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, लेकिन हम कुछ वैल्यूज में इसका मान 10 भी लेते हैं, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, देखो अब यहाँ समझने वाली क्या बात है, अक्षांश क्या होता है। देखो, अक्षांश को समझ लेते हैं। हमने पृथ्वी को दो चीज़ों में बांटा हुआ है, जिससे जो हमें सही तिथि तथा सही समय ज्ञात होता है, हमने बांटा हुआ है। पूरी अर्थ मान लेते हैं ये है। इसके अंदर हमने काल्पनिक लाइनें खींच रखी है, परपेंडिकुलर भी और हॉरिजेंटल भी, सॉरी वर्टिकल भी और ओरिजेंटल भी, दोनों तरीके से खींची हुई है। जो ये हमारी ये वाली लाइन है, कौन से वाली, ये वाली जो हॉरिजेंटल लाइन है, सॉरी वर्टिकल लाइन जो है, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है देशांतर। वो जो ये है नीचे पड़ी हुई क्षैतिज लाइन जो है, हॉरिजेंटल लाइन जो है, इसको बोलते हैं हम अक्षांश। अक्षांश, ठीक है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखो, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन आता है। देखो, गुरुत्वीय त्वरण की मान की बात कर रहे हैं। गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान सर्वाधिक होता है वैसे तो पृथ्वी के ध्रुवों पर। देखो, ध्रुव क्या चीज होते हैं ये मैं बता देता हूँ। पृथ्वी के दो ही ध्रुव होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारी पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है, तो इसके दो ध्रुव होंगे। कौन कौन से, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। NS दो ध्रुव होते हैं। इस N पोल से जो है चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है और S पोल से फिर चुंबक के अंदर को प्रवेश करती है। ठीक है, इनका जो चुंबकीय बल रेखाओं का मार्ग होता है ये वक्राकार होता है। इतना पता चल गया। चलिए तो अब देखते हैं इस चुंबक से लेना गुरुत्वीय त्वरण के मान का क्या लेना देना है। तो ये देखो, जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो अधिकतम जो होता है वो ध्रुवों पर होता है। अब चूंकि हर चीज को हम ध्रुवों पर ले जाकर कैलकुलेट थोड़ी कर सकते हैं, इसीलिए हम ये मान लेते कि पृथ्वी का जो सतह है, जिस पर सरफेस है, जो जिस पर हम खड़े हुए हैं, उस पर उस पर हम सभी जगह जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है 9.8 मीटर प्रति सेकंड ही लेकर के कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए तो आगे बात कर लेते हैं। देखो, अब जब सभी जगह हम 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कैलकुलेशन में ले रहे हैं, तो अगर हम इससे हाइट पर चले जाए, यानी कि ऊपर की ओर चले, तो उसमें जी की वैल्यू क्या होगी, जी की वैल्यू में हमें डिक्रीज देखने के लिए मिलता है, यानी कि कम हो जाता है गुरुत्वीय त्वरण का मान जब हम ऊंचाई पर जाते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अच्छा, कितना कम होता है भाई, ये भी तो डिपेंड करती है वैल्यू कितना कम होता है। तो देख लेते हैं। देखो, कितना कम होता है, ये कम हो जाता है जी डैश, यानी कि नया वाला गुरुत्वीय त्वरण बराबर होता है पुराने वाला गुरुत्वीय त्वरण जो हम कैलकुलेशन में ले रहे थे, यानी कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और कोष्टक 1 - 2h/RE। ठीक है, अब यहाँ RE को तो जिक्र करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पीछे वीडियो से ही जिक्र होता चला जा रहा है। RE क्या है, RE क्या है, या ME क्या है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं, आगे देख लेते हैं।
जो इससे अगला टॉपिक आता है, देखो पृथ्वी से अब तो बात चल रही थी पृथ्वी की सतह से अगर हम ऊपर जाए, लेकिन अब बात कर लेते हैं अगर पृथ्वी की जो लेयर है जिस पर हम बैठे हुए हैं उससे नीचे चले जाए। भाई ऐसा थोड़ी हम ऊपर ऊपर को उड़ेंगे, नीचे को भी तो गड्ढा खोद के जाया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम पृथ्वी की सतह से या तो ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, दोनों ही स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू, जीव की वैल्यू जो होगी घटेगी। क्या होगी, घटेगी। इसका कारण भी हम बताएंगे जो आप लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कितनी घटेगी। वो ये रही, यानी कि जी डैश इज इक्वल टू G1 - H/RE। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखो इससे अगली लाइन जो आ जाती है ये आती है, गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर लेकिन अधिकतम होता है पृथ्वी के ध्रुवों पर। देखो अभी मैं बता रहा था, जब मैंने पिछली स्लाइड में बताया आपको पृथ्वी के दो ध्रुव है, एक N पॉइंट एक S पॉइंट, चुंबक की भांति व्यवहार करती है हमारी अर्थ, बताया था क्या नहीं। और उसका जो ध्रुव है वहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम है। ठीक है, जबकि विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। चलिए देखो आगे बात कर लेते हैं। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूमना बंद कर दे, देखो पृथ्वी में दो प्रकार की गति होती है, एक होता है परिक्रमण, एक होता है परिभ्रमण। परिक्रमण अपने अक्ष पर ही घूमना, लट्टू के समान घूमना। परिभ्रमण सूर्य के चारों ओर घूमना। ठीक है, अब देखो अगर घूमना बंद कर दे, यानी कि अपने अक्ष के चारों ओर घूमना बंद कर दे, यानी परिक्रमण बंद कर दे, तो क्या होगा, ध्रुवों को छोड़कर अन्य सभी स्थानों पर जी के मान में वृद्धि हो जाएगी। जी के मान में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी, अर्थात इंक्रीज हो जाएगी जी की वैल्यू। जब जो हमारी जो इसकी वेलोसिटी है, कौन से वाली वेलोसिटी है, परिक्रमण वाली जो वेलोसिटी है वो शून्य हो जाए, तब जी की वैल्यू इंक्रीज होगी। अच्छा, ये तो परिक्रमण की बात रही। अब परिभ्रमण में भी तो हो सकता है। अब देखो पहले इसकी बात कर लेते हैं। अगर पृथ्वी अपनी 17 गुना अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी हुई वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। भाई ये तो उसका उल्टा हो गया, क्योंकि बंद कर रही थी घूमना तो जी की वैल्यू में वृद्धि हो रही थी। लेकिन अगर स्पीड बढ़ जाए, यही जो क्या कर जाए, जो ये जो हमारा परिक्रमण है इसी की वैल्यू बढ़ जाए, तो ग्रेविटी, जो गुरुत्वीय त्वरण है, ग्रेविटी एसिलरेशन है, इसकी तो वैल्यू घट जाएगी। और एक लिमिट ऐसी आएगी कि शून्य होना पड़ेगा इसको, किसको, जो भार है। क्योंकि हम जानते हैं जो वस्तु का वेट है वो किस चीजों पर डिपेंड करता है, द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण। और इन चीजों के कारण ही, दो चीजों के कारण ही, यानी कि W = mg। अब हम जानते हैं द्रव्यमान तो शून्य हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि द्रव्यमान क्या है, वस्तु का एक अभिनीत लक्षण है जो कभी नहीं बदलने वाला। ठीक है, इसको आप बदल नहीं सकते। लेकिन गुरुत्वीय त्वरण का मान बदला जा सकता है, क्योंकि अभी हमने बताया था विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, ध्रुवों पर अधिक, सबसे अधिक होता है, बताया था। अब देखो मेरी बात समझो, जब ये शून्य नहीं हो सकता और हम कह रहे वस्तु का भार शून्य होगा, तो जाहिर सी बात है ये तो शून्य हो नहीं सकता। मान लेते हैं इसका जो m की वैल्यू है अधिकतम 1 है, मान लेते हैं। ठीक है, अब ये तो शून्य हुआ नहीं, तो इस कंडीशन में जी की वैल्यू शून्य होगी, तभी तो भार शून्य होगा, होगा कि नहीं, तभी तो पूरा भार क्या होगा, शून्य होगा, यानी कि W = 0 है कि नहीं। अच्छा चलिए आगे देख लेते हैं। भाई वस्तु का भार क्या कर दिया हमने, शून्य कर दिया, कहाँ पर, विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा क्या है, देखो इसके बारे में आपको हम जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे वहाँ हम पृथ्वी के बारे में पढ़ाएंगे, यानी कि ग्रह जब पढ़ाएंगे, ग्रह में पृथ्वी आएगी, वहाँ हम आपको बताएंगे पृथ्वी गोलाकार है या अंडाकार है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। ठीक है, और वहीं पर हम आपको बताएंगे जो हमने पृथ्वी पर, देखो आपने देखा होगा जो हमारा देश है भारत, इसमें क्या होता है, अब नॉर्थ सीजन में ठंड चल रही है, नॉर्थ एरिया जो है हमारा,
इंडिया का, उसमें ठंड चल रही है, लेकिन जो हमारा साउथ जोन है यानी कि साउथ एरिया जो है उसमें अभी भी गर्मी है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इसका रीज़न हम आपको ज्योग्राफी में ही बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखो, यदि पृथ्वी, अब ये तो हमने बता दिया। चलिए आगे देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं लिफ्ट की थोड़ी सी। इस पे कुछ नहीं ज़्यादा, इसके जो ये रीज़न होते हैं ये ना, इसके अंदर से बन जाता है वन लाइनर। चलिए, लिफ्ट में व्यक्ति का भार, ये क्वेश्चन आ चुके हैं दोनों के दोनों। अब देखो, जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही है, ए त्वरण से गति कर रही है लिफ्ट, तो व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। क्योंकि देखो, सबसे पहली बात भाई, अभी हमने, आप लिफ्ट में अगर गए हो तो आपने देखा होगा, जब लिफ्ट में आप घुसते हो और जब लिफ्ट ऊपर की ओर गति करना शुरू करती है, आपको क्या लगता है? नीचे की ओर एक खिंचाव महसूस होता है कि नहीं? ऐसा लगता है आप नीचे की ओर धंस गए हो। यानी कि वो क्या है, वो बढ़ा हुआ भार प्रतीत हो रहा, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन आपका भार नहीं बढ़ा। वो किस लिए प्रतीत होता है वो देखते हैं। देखो, अब मैं बताऊं, एक चीज तो सामान्य, क्योंकि mg तो वर्क करता ही रहेगा। mg क्या करता रहेगा? वर्क करता ही रहेगा। अब ये तो कॉमन। अब चूंकि अब एक चीज और डिपेंड करेगी। देखो, एक चीज का और भार सम्मिलित होगा, किसका? जो हमारी लिफ्ट है जिस वेग से ऊपर गई, यानी कि समय के साथ परिवर्तन होते हुए ऊपर गई, वो वेग कैलकुलेट होगा। और वो वेग होने के बावजूद अब हम इसे जी तो लिख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने पहले मान लिया लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही है। अगर मैं, देखिए, चलिए अंतर समझते हैं, इसको जी लिख क्यों नहीं सकते देख लेते हैं। देखो, अब mg तो हमारा भार हो गया, जो व्यक्ति लिफ्ट में सवार है, जो है क्या हो गया? mg उसका भार हो गया। अब mg ही लिफ्ट का भार हो गया, ये तो 2mg हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? दो गुना भार का दो गुना। और जबकि ऐसा होता नहीं है, इसलिए ये तरीका मेथड गलत है। ठीक है, अब चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखो, अब इसको जी तो हम ले नहीं सकते। अब चूंकि इसीलिए हमने इसको ए त्वरण माना। भाई जी भी तो मान सकते, तो जी मैंने बता दिया आपको किस लिए नहीं माना। ठीक है, अब ए त्वरण मानने के लिए अब एम जी तो हमारा भार हो गया प्लस इसके अंदर, क्योंकि भार बढ़ा हुआ प्रतीत हो रहा है तो जाहिर सी बात है जुड़ेगा ही। जुड़ेगा क्या नहीं? अब जुड़ेगा तो इसके अंदर क्या जुड़ेगा? द्रव्यमास ऑफ उस व्यक्ति का जो लिफ्ट में खड़ा है, क्योंकि लिफ्ट में ही तो व्यक्ति को महसूस हो रहा है, लिफ्ट को थोड़ी महसूस हो रहा है कि मेरा भार बढ़ गया। ठीक है, देखो, अब वो तो अपने एक समान त्वरण से ऊपर नीचे चलती है। ठीक है, जैसे ही वो एसिलरेट होती है, गुणा उसकी, यानी कि उसका वेग में परिवर्तन कितना होता है, यानी कि ए। तो अगर मैं बात कर लूँ तो फाइनली हमें मिलता क्या है? हमें जो मिलता है, ये मिल जाता है mg प्लस ए। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारे वेग, जो हमारे भार में परिवर्तन बनने का कारण है, वो ये गुरुत्वीय त्वरण और रैखिक त्वरण है। बात समझ में आई? द्रव्यमान तो अब भी सेम है, पहले भी सेम था। द्रव्यमान हमेशा सेम रहता, कहीं नहीं बदलता द्रव्यमान, भार बदल जाता है। ठीक है, और भार में हम ग्रेविटेशनल जो एसिलरेशन है उसको कैलकुलेशन में लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया लिफ्ट में जो भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है वो किस कारण से होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखो, जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे जा रही, अब बात जो है, नीचे त्वरण जा रही है तो जाहिर सी बात है अब घटा हुआ प्रतीत होगा। अब पहले बढ़ रहा था तो जुड़ रहा था, लेकिन अब घट गया तो जाहिर सी बात है घटेगा। अब किस में से क्या घटाना है? सेम चीजें रहेगी, बस किस में से क्या घटाना है आपको समझने वाली बात ये है। यहाँ देखो, W इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, हम बता चुके आपको, पीछे भी बता चुके हैं नहीं। अब जब घटने की बात आई, देखो सुनो, थोड़ा मिस्टेक हो गई, ये एम ए है। ठीक है, अब घटने की बात आई तो क्या घटेगा? चलो देख लेते हैं। देखो, W इक्वल टू एम तो बाहर आ गया है, तो G, अब G में से ए घटेगा।
क्यों क्यों घटेगा, ये समझने वाली बात। जी की वैल्यू, जो जी की वैल्यू होती है इतनी होती है, ए की वैल्यू इससे अधिक हो ही नहीं सकती। अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ ए की वैल्यू, यानी कि जो हमारे ए की वैल्यू है लीनियर जो एसिलेरेशन है ये अधिक हो गया जी से, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो है लिफ्ट का जो त्वरण है वो बढ़ जाएगा, और इस कंडीशन में जो व्यक्ति नीचे सरफेस पर खड़ा हुआ होगा उस डायरेक्ट लिफ्ट की छत से टकरा जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में ये होगा क्योंकि हमारा जी छोटा हो गया। घटने और बढ़ने की तो बात खत्म ही हो गई, क्योंकि जी छोटा हो गया। घट और बढ़ किसकी वजह से रहा था, भार की वजह से, और भार में जो हमारा ग्रेविटेशनल जो जी आता है वो कैलकुलेशन में था। अब वो ही अगर जीरो हो गया, यानी कि जो हमारा रैखिक त्वरण है उससे न्यूनतम हो गया, उससे कम हो गया, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, सरफेस से ऊपर टकरा जाएगा व्यक्ति या जो भी सामान लिफ्ट के अंदर है। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब आपको ये भी पता लग गया होगा ये घट क्यों रहा है, यहाँ W इक्वल टू एम जी माइनस ए ही क्यों करा, ए माइनस जी क्यों नहीं करा। अब चूंकि घटा हुआ प्रतीत हो रहा है, कितना घटा हुआ, क्योंकि बड़ी में से ही तो छोटे को घटाते हैं हम। अब गणित के हिसाब से तो छोटे में से बड़ा भी घट जाता है, लेकिन वहां माइनस का बच जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब चूंकि दूसरी कंडीशन यहाँ ये आती है कि जो हमारा हम भार लेते हैं वो व्यक्ति का लेते हैं, लिफ्ट का नहीं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखो, जब लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर या नीचे जाती है तो इस दशा में व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं हो। अब हमने आपको ये भी बता दिया कि जो है जब लिफ्ट नीचे से चली तो उसमें जो है क्या बढ़ गया, एसिलेरेशन बढ़ गया लीनियर मोशन का। भाई लिफ्ट का जो लीनियर मोशन का एसिलेरेशन था वो बढ़ गया। ठीक है, अब जब नीचे की ओर आई ऊपर से भी वो ही बढ़ा। अब एक बात बताओ, दोनों के बीच की सिचुएशन एक और भी तो है। जब नीचे से तो एक्टिवेट हो गई लिफ्ट और ऊपर से भी एक्टिवेट हो गई, ये बीच वाली सिचुएशन भी तो है जहां आपको कोई महसूस ही नहीं हो रहा, बस आप नॉर्मल खड़े हो। वहां आपका भार क्या है, W इक्वल टू एम जी भार है आपका। ना तो इसमें कोई बढ़ोतरी हो रही है ना घटोतरी। बात समझ में आ गई। ये वही है, जब एक समान त्वरण से ऊपर या नीचे जाती है तो इस दशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। चलिए आगे देख लेते हैं। देखो अगला जो आता है, ये आता है हमारे पास, नीचे आते समय यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुफ्त पतन करेगी। अब मुफ्त पतन का क्या चक्कर है, ए बराबर हो जाएगा जी के, अर्थात जितनी जी की वैल्यू होगी, यानी कि 9.8 लेते हैं हम कैलकुलेशन में, तो बराबर हो जाएगा 9.8 के। और 9.8 के बराबर अगर हो गया तो एक बात मुझे बताओ, जब हम जी में से ए को घटा रहे थे ये तो ये क्या वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी शून्य। अब द्रव्यमान तो बदलने वाला नहीं है। अब जब द्रव्यमान में शून्य की मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा, टोटल वेट शून्य। तो यानी कि लिफ्ट में व्यक्ति का जो भार होता है, चलती हुई गतिमान लिफ्ट में व्यक्ति का भार शून्य कब होगा, जब लिफ्ट मुफ्त पतन कर रही होगी। क्या कर रही होगी, मुफ्त पतन। और मुफ्त पतन एक ही कंडीशन में कर सकते हैं, जब चलती हुई लिफ्ट की अचानक से डोरी टूट जाए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखो आगे क्या कहता है, आगे कहता है यदि लिफ्ट नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है आप सुधार लीजिएगा, ये है ए जो है बड़ा होता है जी से। जब यानी कि जो हमारा लीनियर मोशन का एसिलरेशन है वो ग्रेविटेशनल जो है एसिलरेशन से अधिक हो जाए, तो अभी बता क्या है, इस स्थिति में डब्लू तो जीरो हो जाएगा ही। इस स्थिति में व्यक्ति नीचे सरफेस से छत से टकरा जाएगा, लिफ्ट की छत से। ठीक है, बात समझ में आ गई, सभी कंडीशन सामने समझ में आ गई। चलिए आगे देख लेते हैं। अब चूंकि भार की बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन हो रहा है तो न्यूमेरिकल टाइप ही था कि अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 किलोग्राम है, चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। अब देखो, अभी हम आपको एक चीज ही समझाते हुए आए हैं
कि W इक्वल टू होता है mg के, होता क्या नहीं। अब ये जो W है ये g पर डिपेंड कर रहा है। W जो हमारा वेट है किस पर डिपेंड कर रहा है, g पर। अब g पर क्यों डिपेंड करता है, सॉरी मतलब जी पर डिपेंड कर रहा है, तो यानी कि जितनी जी की वैल्यू होगी उतना ही तो भार होगा, द्रव्यमान थोड़ी बदलने वाला है। अब हमें चंद्रमा के जी की वैल्यू चाहिए। देखो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण। अगर पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर कितना रह जाएगा, ये खाली 10 किलोग्राम रह जाएगा। अगर हम सूर्य की बात कर ले, अगर हम सूर्य की बात कर ले तो सूर्य पर देखो, ये सूर्य पृथ्वी की तुलना में 27 गुना अधिक होता है। अब ऐसा क्यों होता है, अब इसके लिए आपको एक चीज समझनी होगी। देखो अभी हमने आपको इससे पिछली जो वीडियो गई है उसके अंदर एक चीज बताई थी, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या था, याद करो। F इक्वल टू जी m1 m2 बटे में आर ई का स्क्वायर था कि नहीं है। अब ये F क्या था, ये था ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम आपको एक चीज बताते हुए आए हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि भार, भार जो होता है भार, अब क्या होता है भार, भार भैया एम जी के बराबर होता है कि नहीं, होता है कि नहीं एम जी के बराबर। तो एम जी बराबर जी m1 m2 अपॉन आर ई का स्क्वायर, यहाँ आर ई का स्क्वायर। अब मेरी बात एक बात सुनो आप ध्यान से, देखो जरा, ये भी वस्तु का भार है, ये वाला भी वस्तु का भार है, और ये वाला भी वस्तु का भार, कैंसिल आउट हुए। तो अब फाइनली देखते हैं जो जी की वैल्यू है, यानी कि जो ग्रेविटेशनल त्वरण की वैल्यू है वो किस किस चीज पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर, और उसके द्रव्यमान पर जिसके लिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और उसकी त्रिज्या पर। अब आपको ये तो पता लग गया होगा सूर्य का अधिक जो है, सूर्य पृथ्वी की तुलना में 27 गुना ग्रेविटेशनल एसिलेशन क्यों है, क्योंकि उसका गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है, द्रव्यमान अधिक है, और त्रिज्या भी बहुत अधिक। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या आ जाता है। देखो आगे आ जाता है ग्रह। ग्रह क्या होता है, देखो ग्रह क्या होते हैं। अगर मैं अपने सौरमंडल में बात करूं, सौरमंडल मतलब, सौरमंडल बोले तो हमारे जिसके अंदर सूर्य और 8 ग्रह आते हैं, वर्तमान में 8 है, पहले इनकी संख्या 9 हुआ करती थी। तो कौन सा ग्रह बाहर निकाला गया, यम है हम, यानी कि जो यम ग्रह है उसको बाहर निकाल दिया गया इसकी कैटेगरी से। क्यों और किसने निकाला, जो UIA है, यानी कि UIA का मतलब यूनियन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी, इन्होंने कुछ नियम बनाए हैं, वो इन नियमों को फॉलो नहीं करता था। इनका एक नियम था, कोई भी ग्रह दूसरे ग्रह की कक्षा को नहीं काटता था। लेकिन अभी बताया ना ये यम क्या करता था, यम है हम, तो जो है किसी को कोई टांग देता था, कैसे भाई, ये जो वरुण की कक्षा में घुस जाता था अंदर, ये वरुण की कक्षा को काटता है, जिस वजह से जो है यम को ग्रहों की श्रेणी से निष्कासित कर दिया गया। तो देख लेते ग्रह क्या होते हैं। देखो ग्रह वे होते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उनको ग्रह कहा जाता है। इनकी संख्या वर्तमान में 8 है, मैंने आपको बता दिया, पहले 9 हुआ करती थी, क्यों हुआ करती थी। ठीक है, चलिए अब हमने आपको ये तो बता दिया कि ग्रह क्या होते हैं, लेकिन उपग्रह की भी तो पता होना चाहिए, सैटेलाइट क्या। चलिए मान लेते हैं भैया पृथ्वी एक ग्रह, क्योंकि ये एक सूर्य का चक्कर लगा रही है, लेकिन इसका तो चक्कर एक चीज और लगा रही है, चंद्रमा। वो क्या चीज है, उसको क्या नाम देंगे, उसी को नाम दिया हमने, उसी को नाम दिया उपग्रह। क्या नाम दिया, उपग्रह। क्या दिया, उपग्रह, यानी कि ग्रहों का छोटा पिंड उपग्रह कहलाता है। ठीक है, अब देखो किसके कितने उपग्रह, 8 ग्रह बताए हमने आपको, बताए। अब देखो बुध और शुक्र, इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। क्यों, क्यों नहीं है, इसका रीजन हम आपको, इसका रीजन चलिए यही बता देते हैं। देखो
अब ये सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, जो हमारे वैज्ञानिक मानते आए हैं उनका ये मानना है अगर इनके कोई उपग्रह बने भी होंगे तो सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक होने के कारण और इनका सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स भी अधिक होने के कारण इनसे सूर्य ने इनके उपग्रहों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, खींच लिया। अब जो पृथ्वी बची है सूर्य से थोड़ा अधिक दूरी पर है, जिस वजह जो है यहाँ आकर्षण बल थोड़ा उनकी अपेक्षा यानी कि बुध और शुक्र ग्रह की अपेक्षा कम लगता है। इस वजह से जो है इसका जो है बचा हुआ है उपग्रह। तो देखो पृथ्वी का उपग्रह कितना, एक, मंगल के कितने हैं, 2, बृहस्पति के 67 और शनि के 82 है। हम एक चीज बता देना चाहते हैं, यहाँ जो शनि उपग्रह है अभी तकरीबन जो हमारी ये बताई थी मैंने यूआईए ने जो डाटा रिलीज किया था उसके अनुसार तकरीबन 1 साल पहले की बात है, इसमें सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला जो ग्रह था वो था बृहस्पति, 67 उपग्रह। अब ये शनि कैसे हो गए, इसके अंदर 20 उपग्रहों की खोज अभी अभी हुई है, ताजी ताजी नई नई एकदम, ठीक है, ये नई नवेली दुल्हन है, ठीक। तो अब सबसे ज़्यादा उपग्रह रखने वाला ग्रह कौन सा बन गया, तो वो बन गया है शनि। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक करें, शेयर अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ बेल घंटा भी ज़रूर दबा के रखें, ऑल नोटिफिकेशन पर लगा कर रखें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।